जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है, शहरीकरण मतलब कि पुराने जमाने में गांव होते थे, शहर नहीं होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे गांव से शहरों का विकास हुआ तो उसको ही शहरीकरण कहा जाता है। और शहरी जीवन मतलब शहर में लोगों का जीवन कैसे होता है, उसके बारे में आपको बताया गया है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक में जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन या तो रिपीटेडली एग्जाम में आते रहते हैं या फिर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन सभी को समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव का। यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। मतलब यहाँ पे बोला है कि सामंती व्यवस्था से हट करके जो शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो इसको शहरी व्यवस्था किस प्रकार की प्रवृत्ति की थी। तो ये जो थी प्रगतिशील मतलब विकास की प्रवृत्ति थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो देखिए, आधुनिक व्यक्ति शहर जो होता है ज्यादातर समझदार, और बेसिकली ये बोला जाता है कि शहर के लोग गांव के मुकाबले ज्यादा समझदार और टेक्नोलॉजी, आधुनिक जो टेक्नोलॉजी होती है उनसे उनको जानकारी ज्यादा होती है गांव के मुकाबले। तो इसीलिए जो इसका सही आंसर होगा, यानी कि तीनों ऑप्शंस को आप है, तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन 4। तो अगला यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। देखिए, अस्थायी कृषि मतलब कि एक जगह आपने खेती लगा दिया, किस बागान में जिस तरीके से खेती की जाती है उसको अस्थायी कृषि बोला जाता है। जैसे कि आप समझ लो, चाय पत्ती का खेती आपने एक बार अगर लगा दिया तो लंबे समय तक उससे उत्पादन लिया जाता है। इसी तरीके से कॉफी का हो गया, और भी बहुत सारी फसल है जो एक बार लगा करके उससे लंबे समय तक, या फिर उसको अस्थायी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उससे जो उत्पादन है लंबे समय तक लिया जा सकता है, उसको बार बार लगाना नहीं पड़ता है। तो इससे क्या हुआ कि संपत्ति का जमा हुआ किसानों के पास। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो इसका जो सही आंसर है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझिए। देखिए, एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित मतलब कि कॉम्पिटिटिव, मतलब कि कंपटीशन है, और बिजनेसमैन की जो प्रवृत्ति होती है उससे प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो वो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, मतलब कि पैसे में ज्यादा डिपेंडेंट होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, शहरीकरण ने औद्योगिकीकरण के स्वरूप को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में। तो इसमें से आपको सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है, महानगर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 1810 से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़ करके कहाँ तक पहुंची थी। 10 लाख से पहुंच करके यह पहुंच गया था 40 लाख तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। मतलब कि लंदन में बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा लेना अनिवार्य है, मतलब कि वो उसको छोड़ नहीं सकता। ये कानून कब पारित हुआ था या फिर कब लागू हुआ था। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1870 ईस्वी में ये कानून लागू किया गया था लंदन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। तो बुद्धिजीवी मतलब कि थोड़ा कूटनीति वाला, दिमाग वाला, ज्यादा दिमाग वाला। तो ये जो होता है आपका ये ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। मतलब जो पैसे वाले थे उन लोगों ने किस वर्ग के लोगों का शोषण किया था। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सभी का, श्रमिक वर्ग यानी कि जो लोग काम करते थे उनके पास, मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग यानी खेती करने वाले लोग। तो बेसिकली सभी का शोषण किया था। तो ऑप्शन 4 सही होगा। तो आई होप कि आप लोग ऑब्जेक्टिव को समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव में इतना समझने लायक कुछ है भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट समझाया है। अभी हम लोग रिक्त स्थान को पढ़ेंगे। देखिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को डिटेल में समझाया जाएगा।
तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब रिक्त स्थान की अगर बात करें तो इसका जो सही है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, शहरों के विस्तार में भव्य डैश का निर्माण हुआ था। तो शहरों के विकास में भव्य भवनों का निर्माण हुआ था, घरों का, बिल्डिंग्स का निर्माण होता है शहरीकरण में। देखिए कोई भी शहर, गांव से अगर आप शहर बनेगा तो वो धीरे धीरे गांव में छोटी छोटी झोपड़ियां होती है, घर होते हैं, लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है। तो ये है भव्य भवनों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लंदन भारी संख्या में डैश को आकर्षित करने में सफल हुआ। तो प्रवासियों को, लंदन एक क्या है, शहर है, तो इस शहर ने बाकी आसपास के या फिर बाकी देशों के जो लोग थे उनको आकर्षित करने में सफल हुआ। मतलब कि वो लोग लंदन आए, चाहे रोजगार की तलाश में हो या फिर किसी भी तलाश, बेसिकली रोजगार की ही तलाश में शहर लोग जाते हैं गांव से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, शहरों में रहने वाले डैश से सीमित थे। मतलब कि किससे सीमित थे, सुविधाओं से सीमित थे, उनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थे उस समय। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है। तो पाश्चात्य देशों में, यानी कि जो पश्चिमी देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, उनमें नगरों के प्रति रुझान ज्यादा देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डैश के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। तो सरकार के द्वारा ये सारी सुविधाएं की गई थी। अगला क्वेश्चन अभी भी किया जाता है। अभी आ जाता है आपको मिलान करने वाली क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप लोग तीसरा है, तो इसका जो मिलान करना है, देखिए यहाँ पे इतना यहाँ से इधर जो है आपके बुक में दिया गया ये लिस्ट था, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके आंसर भी लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए और मैं आसानी से आप लोगों को समझा भी पाऊँ। देखिए मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, इसका जो क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि औद्योगिक नगर। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, ये होगा आपका औद्योगिक नगर है। उसके बाद चिकित्सक, चिकित्सक कौन है, तो ये मध्यम वर्ग है। चिकित्सक किसको कहा जाता है, मध्यम वर्ग को कहा जाता है। उसके बाद प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, यानी कि कॉम्पिटिटिव मनी जो इकोनॉमी होता है, उसको जो सही आंसर है इसका ऑप्शन है, यानी कि नगरों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोग, बम्बई जो है, बम्बई क्या था, एक हमारे देश का वाणिज्यिक राजधानी था, नहीं अभी भी है। बम्बई क्या वाणिज्यिक राजधानी है। उसके बाद अगला है यहाँ पे पेरिस, बैरन हॉर्समोन, ये होगा आपका सही आंसर। सो आई होप कि आप लोग मिलान चिन्ह को भी समझ के होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तर प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। तो लघु उत्तर प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, किन 3 प्रतिक्रियाओं के द्वारा आधुनिक शहरों की स्थापना निर्णायक रूप से हुआ। मतलब कि 3 ऐसे प्रतिक्रिया या लोगों के द्वारा जो काम किए गए उनकी वजह से आधुनिक शहरों का निर्माण निर्णायक हुआ, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे उत्तर देखिए, आधुनिक शहरों की स्थापना 3 प्रमुख प्रतिक्रियाओं से हुई है। सबसे पहला कौन सा, औद्योगिकीकरण, यानी कि उद्योग लगाए गए। शहरीकरण मतलब शहर बने, और उपनिवेशवाद मतलब कि छोटे देशों पे बड़े देशों का कब्जा। मतलब कि जैसे हमारे देश में इंग्लैंड वाले आके, अंग्रेज आके कब्जा करके रखा था, 2 साल हमारे ऊपर 200 साल शासन किया। तो इसी तरीके से हमारा इंडिया उस समय कमजोर था, और इंग्लैंड और अंग्रेजों ने जो अपनी कूटनीति चलाया इंडिया को बांट के। देखिए औद्योगिकीकरण ने कारखानों और उद्योगों को जन्म दिया। शहरीकरण ने जनसंख्या को ग्रामीण क्षेत्रों से खींच करके नगरों में बसाया, और उपनिवेशवाद ने व्यापारिक व प्रशासनिक कारणों से शहरों को नया रूप दिया। बेसिकली औद्योगिकीकरण मतलब कि जब शहरों में किसी इलाके में, मान लीजिए किसी इलाके में सभी चारों तरफ समान जनसंख्या है, हर जगह गांव है, अब किसी एक जगह में 2-3 उद्योग लगा दिए गए, तो वहां पर अब रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए। तो जो गांव के लोग हैं आसपास के, वो इस इलाके में जमा होंगे काम की तलाश में, तो यहाँ पे आएंगे। अब उनको रहने का भी जगह चाहिए, तो रहने के लिए फिर वहां पे धीरे धीरे शहरीकरण होगा, शहरों का विकास होगा। और फिर जब लोग एक जगह आ जाते हैं तो फिर प्रशासनिक कारण भी बनते हैं, उनको देखरेख करना पड़ता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है। देखिए समाज का अगर वर्गीकरण देखिए तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कैसे किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए समाज का वर्गीकरण मुख्यतः जीवन शैली और व्यवसाय और सामाजिक संरचना की भिन्नता पर आधारित होती है। मतलब कि आप समाज को कैसे बांटेंगे, या तो कैसे लोग रहते हैं उसके आधार पर,
और या उन कौन सा काम करते हैं और सामाजिक संरचना क्या है उसके बारे में। जैसे कि गांव के लोग ज्यादातर खेती करते हैं या फिर खेती से रिलेटेड ही काम करते हैं। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन और परंपरागत जीवन प्रमुख होता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में उद्योग यानी कि फैक्ट्रियां, व्यापार, बिजनेस और सेवाएं, सर्विसेज और आधुनिक सुविधाएं प्रमुख होती है। इसी आधार पर ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों का अंतर किया जाता है। सिंपल सा आंसर है, मतलब आपको बेसिकली क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन आपका क्वेश्चन सिंपल सा यही है कि शहरों में और गांव में क्या अंतर है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार बताइए। आर्थिक मतलब पैसों के आधार पर लोग कैसे पैसा कमाते हैं, और प्रशासनिक मतलब कि शासन के आधार संदर्भ में आपको दो प्रमुख आधार बताना है, गांव के और नगरों के। देखिए, ग्रामीण बनावट आर्थिक आधार कृषि एवं उससे जुड़े हुए कार्य होते हैं। मतलब कि गाँव का क्या होता है कि पैसे के लिए गाँव के लोग क्या करते हैं, या तो खेती करते हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई चीज, कोई भी काम करते हैं। जबकि नगरीय बनावट का आधार उद्योग, व्यापार और सेवाएं हैं। प्रशासनिक दृष्टि से गाँवों का संचालन पंचायती राज व्यवस्था होता है, जबकि नगरों का संचालन जो होता है नगर पालिका या फिर नगर निगम द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक मतलब कि शासन जो होता है, गाँव में क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था होता है। मतलब कि हमारे गाँव में आप गाँव में देखेंगे तो पंचायत होता है, जबकि नगरों में जाएंगे तो नगर पालिका होता है। सिंपल सा आंसर है, आप लोगों को पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नगर की गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाइए। मतलब कि गांव में जो खेती से रिलेटेड लोग होते हैं उनके आर्थिक क्रियाकलाप यानी पैसे के लिए वो कौन कौन से काम करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, गांव की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है। अधिकांश लोग खेती, पशुपालन, दूध उत्पादन और या फिर वनों से जुड़ी गतिविधियों से में संलग्न होते हैं। यहाँ उत्पादन मुख्यतः जीवन निर्वाह के लिए होता है। मतलब कि यहाँ जो भी चीजें बनती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को भोजन करना या फिर जीवन बिताने में मदद करना। जैसे कि जो भी गांव किसान खेती करते हैं उससे आपका अनाज उत्पन्न होता है, उनसे लोग खा करके जिंदा रहते हैं। इन क्रियाकलापों की विशेषता यह है कि वे प्राकृतिक संसाधनों और श्रम संसाधन कार्यों पर आधारित होता है। मतलब कि किसान जो भी काम करते हैं वो प्राकृतिक क्रियाओं, संसाधन मतलब प्राकृतिक प्रकृति में जो भी संसाधन है वो, और अपने से काम करके उस कार्यों को करते हैं। सिंपल सा आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, शहर किस प्रकार की क्रियाओं का केंद्र है। तो शहर देखिए, जैसे गांव में खेती से रिलेटेड होता है, वहीं पर शहरों में आपके व्यापार, उद्योग और शिक्षा, प्रशासन, परिवहन और संचार जैसी। परिवहन मतलब क्या, किसी एक चीज को दूसरी जगह ले जाने को परिवहन कहा जाता है। विविध गतिविधियों का केंद्र होते हैं, यहाँ रोजगार के अवसर अधिक मिलते हैं। शहरों में सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियां भी सक्रिय रहती है। इस कारण शहर मानव जीवन को नई दिशा देने वाले प्रमुख केंद्र बन जाते हैं। तो आई होप इस 5वें नंबर क्वेश्चन को आप लोग सिंपल सा आंसर ही। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के अभिन्न रूप से कैसे जुड़े हुए। मतलब कि यहाँ पे सिंपल से आपको पूछा है कि नगर यानी कि शहरों के जो लोग होते हैं, शहरी जीवन, आधुनिकता मतलब कि आगे बढ़ने के एक दूसरे के क्या होते हैं, अभिन्न रूप होते हैं। मतलब कि अगर शहर बढ़ेगा तो आधुनिकीकरण, आधुनिकता शहर के लोगों में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये बताएं ये कैसे है, तो इसके बारे में आपको पूछा गया। देखिए, नगरीय जीवन में आधुनिक शिक्षा यानी कि एक तो एजुकेशन बढ़िया होता है, उद्योग यानी कि बिजनेस बढ़िया होता है, उसके बाद उद्योग, व्यापार या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। शहरों में लोगों को नए विचार, फैशन, रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिलती है, इसीलिए नगरीय जीवन आधुनिकता का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के समाज को प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नगरों के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसी मान्यता क्यों बनी। मतलब कि नगरों में जो विशेष अधिकार प्राप्त जो अल्पसंख्यक होते हैं, ऐसी मतलब कि अल्पसंख्यकों को ज्यादा अधिकार दिया जाता है नगरों में, ये जो मान्यता है ये क्यों बनी, इसके बारे में पूछा गया है। देखिए, नगरों में अधिकांश लोग मजदूर, कारीगर और निम्न आय वर्ग से होते हैं। मतलब कि ऐसे लोग होते हैं जो मजदूर हैं या फिर कारीगर है, किसी चीज को बनाने वाले होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनकी कमाई बहुत अधिक नहीं होती है, निम्न होती है, बहुत कम होता है। जबकि उद्योगपति, व्यापारी और बड़े अधिकारी और शिक्षित वर्ग बहुत कम संख्या में होते हैं। मतलब कि उद्योगपति हो गया, व्यापारी हो गया या फिर बड़े अधिकारी जो होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है।
इन्हीं को विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग माना जाता है। इसी कारण नगरों में यह वर्ग अल्पसंख्यक होने की मान्यता बनी। मतलब कि अमीर वर्ग होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, इनको विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग माना जाता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा होता है, तो इनको जिस भी चीज़ का ज़रूरत होता है वो इसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण नगरों में यह वर्ग अल्पसंख्यक होने की मान्यता बनी। मतलब कि अल्पसंख्यक मतलब कि कम संख्या में। तो कम संख्या में कौन है? उद्योगपति है, व्यापारी और बड़े अधिकारी। डेफिनेशन में तो आप लोगों को बता दिया गया है, तो कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना किस प्रकार के आंदोलन या प्रयास से बने हैं? मतलब कि नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उनके प्रति एक नई चेतना, नई सोच किस प्रकार से एक आंदोलन बन जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के बाद मजदूर वर्ग ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किए। मतलब कि जो मजदूर या फिर गरीब लोग होते हैं शहरों में, वो लोग, उनको अधिकार बहुत कम मिलता था। उनके जो अधिकार होते हैं उनको मिलता ही नहीं था, उनका शोषण किया जाता था अमीर वर्ग के द्वारा। तो उन लोग क्या किए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू किए। मजदूर संघ, हड़तालें और ट्रेड यूनियन के प्रयासों से लोगों में नागरिक अधिकारों की चेतना फैली। मतलब कि जो संघ बनाया गया मजदूरों का, और हड़ताल होने लगी जगह जगह पर, और ट्रेड यूनियन के प्रयास जो होते हैं, इनके द्वारा नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जो जानकारी है वो फैली। लोकतांत्रिक आंदोलनों और स्वतंत्र संग्राम ने भी अधिकारों के महत्व को समझाया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यावसायिक पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया? तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा है। आपको पूछा है कि व्यावसायिक पूंजीवाद यानी कि व्यवसाय में जो पूंजीवाद होती है उसने किस प्रकार से नगरों का विकास किया है। तो देखिए, सिंपल सा आंसर है, व्यावसायिक पूंजीवाद ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। व्यापारी वर्ग ने नगरों में बाजार, गोदाम और बंदरगाहों का विकास किया। मतलब कि जो लोग व्यापारी थे, पूंजीपति लोग थे, उन लोगों ने शहरों में बाजार बनवाया, गोदाम बनवाए और बंदरगाहों का भी विकास किया। इससे रोजगार और उत्पादन के नए अवसर बने। व्यापारिक गतिविधियों ने नगरों को आर्थिक केंद्र बना दिया। उन्हें तेजी से उद्भव की मदद मिली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरों के उद्भव के में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? तो इसके बारे में पूछा है। देखिए, शहरों में मध्य वर्ग शिक्षा, व्यापार और प्रशासन और सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वर्ग आधुनिक विचारों और सुधार आंदोलनों का वाहक बना। मध्य वर्ग ने समाज में जागरूकता, नई जीवन शैली और सांस्कृतिक बदलाव लाने में योगदान दिया। इसीलिए नगरों में के विकास में यह वर्ग जरूरी माना गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थिति के अंतर्गत हुआ था? मतलब कि मजदूरों का जो शहरों में आया मजदूर, तो वो किस परिस्थिति में आया उसके बारे में बताना है। सिंपल सा है, अगर उनके पास गांव में कौन लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं जो खेती करते हैं वो। अब अगर गांव में कुछ ऐसे लोग होते भी हैं जो उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के पास ज़मीन बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, तो वो लोगों के पास गाँव में कोई काम करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि गाँव में क्या होता है, खेती होता है या फिर उनको मजदूरी करना पड़ेगा। अब गाँव में मजदूरी ना करके अगर शहर में मजदूरी करे तो उनको ज़्यादा मिलेगा पैसा, तो इसीलिए फिर वो लोग शहर की ओर आने लगे। तो इसी चीज को आपको लिखना है। औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर आने लगे। गांव में गरीबी, बेरोजगारी और कुटीर उद्योग मतलब छोटे उद्योगों का पतन होने से मजदूर शहर पहुंचे। उद्योगों को सस्ते श्रमिकों की जरूरत थी, इसीलिए बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग शहरों में बसने लगा। सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शहरों ने किन नई समस्याओं को जन्म दिया? देखिए, शहरों में जनसंख्या बढ़ने से आवास की समस्या यानी रहने की जगह, गंदगी फैल गई, ज़्यादा संख्या होता गंदगी फैल गई, प्रदूषण हो गया, बीमारियां फैलने लगी, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी, अमीर और गरीब के बीच असमानता गहरी हुई, और भीड़-भाड़ और झुग्गी झोपड़ियों का विकास हुआ। अपराध और सामाजिक तनाव जैसी समस्या भी शहरों में पैदा हो गई। सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन अब लोग आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका लिए आपको 4 या 5 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। तो सिंपल सा आंसर होगा, आसान भाषा में समझिएगा, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि एवं उसके प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। मतलब कि पूछा है कि शहरों का विकास कैसे हुआ और उसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए, शहरों के विकास की पृष्ठभूमि यानी कि उसका जो जड़ है औद्योगिकीकरण और व्यापार से विस्तार से है। मतलब कि शहरों में व्यापार बढ़ गया और उद्योग लगा दिए गए,
उसकी वजह से औद्योगिक क्रांति के बाद नई मशीनों और कारखानों का विकास हुआ, जिससे उत्पादन बढ़ा। इस उत्पादन का को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन, बंदरगाह और व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता पड़ी। व्यापारी, मजदूर और शिल्पकार शहरों में बसने लगे। धीरे धीरे शहर व्यापार, शिक्षा और राजनीति, संस्कृति के केंद्र बन गए और शहरों के विकास की प्रक्रिया में उद्योग की स्थापना, जनसंख्या का प्रवाह और व्यापारिक गतिविधियों और प्रशासनिक ढांचे का योगदान रहा। इस प्रकार शहर आर्थिक और सामाजिक जीवन के केंद्र बनकर के उभरे। तो सिंपल सा आंसर है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच की विभिन्नता को स्पष्ट करिए। देखिए ग्रामीण और नगरों के बीच जीवन जो होती है उसके बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में पूछा है। सिंपल सा आंसर होगा, देखिए ग्रामीण जीवन मुख्यतः कृषि आधारित होती है, मतलब कि गाँव के लोग बेसिकली खेती से रिलेटेड होते हैं और यहाँ लोग खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग मतलब छोटे व्यवसाय उद्योग अपनी आजीविका चलाते हैं, मतलब कि पैसे वैसे कमाते हैं। गाँव में जीवन सरल और परंपरागत होती है, आसान होती है जीवन और परंपरागत होती है और तथा सामाजिक संबंध घनिष्ठ होती है, मतलब कि एक दूसरे के बीच का जो संबंध होता है गाँव के लोगों का, उनका जो संबंध होता है बहुत कठोर या मजबूत होता है। उसके बाद यही इसके विपरीत अगर बात करें, नगरीय जीवन उद्योग, व्यापार और सेवाओं से आधारित होती है कि लोग इन चीजों से पैसा कमाते हैं, या तो उद्योग लगा करके, व्यापार या फिर सेवा दे करके। शहरों में आधुनिक साधनों, शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। यहाँ जीवन शैली गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक होती है, मतलब कि जो जीवन की जो जीवन जो होती है यहाँ पर एक तो कॉम्पिटिटिव होती है और प्रगतिशील होती है, मतलब आगे बढ़ने वाली होती है, और प्रतिस्पर्धात्मक तो होती है, मतलब कॉम्पिटिटिव। इस प्रकार ग्रामीण जीवन प्रकृति और परंपरा से जुड़ा होता है, जबकि नगरीय जीवन आधुनिकता और व्यावसायिकता से जुड़ी प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, शहरी जीवन में किस प्रकार से सामाजिक बदलाव आए, मतलब कि शहर के जीवन में किस प्रकार से सामाजिक बदलाव आए। देखिए सामाजिक बदलाव शहरी जीवन में समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाए। यहाँ उद्योग और व्यापार के कारण नए वर्ग जैसे कि पूंजीपति और मजदूर वर्ग का उदय हुआ। पहले ये पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग था ही नहीं, तो जब शहरी जीवन बना तो ये दोनों वर्ग का विकास हुआ। शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रसार और सामाजिक जागरूकता बढ़ी, मतलब कि शिक्षा के प्रति और आधुनिक विचार के प्रति जो है जागरूकता बढ़ी। महिलाओं ने भी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भाग लेने की शुरू किया और शहरों में लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की चेतना फैली। सामाजिक असमानताओं और रूढ़ियों को चुनौती मिली। श्रमिक संगठनों और सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। इस प्रकार शहरी जीवन ने न केवल आर्थिक ढांचे को बदला बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का मार्ग भी प्रदर्शित किया, मतलब कि दिखाया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, शहरीकरण और की प्रक्रिया में व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग की भूमिका। बेसिकली आपको जो गांव, छोटे छोटे गांव से जो शहर बन गए, उसकी प्रक्रिया में सभी यानी कि व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, इन तीनों की क्या भूमिका है उसके बारे में पूछा है। देखिए शहरीकरण की प्रक्रिया में अलग अलग वर्गों का महत्वपूर्ण भूमिका है या फिर निभाई। व्यापारी वर्ग ने उद्योग और व्यापार का विस्तार किया। उन्होंने पूंजी लगा कर कारखाने और जिससे कि रोजगार के अवसर पैदा हुए। मध्यम वर्ग ने शिक्षा और प्रशासन, नई सोच को फैलाने में योगदान दिया। डॉक्टर, वकील, शिक्षक और क्लर्क जैसे पेशेवर लोग इस वर्ग में थे। उन्होंने सामाजिक सुधार आंदोलनों को भी दिया। मध्यम वर्ग मतलब क्या, मिडिल क्लास, ठीक है। उसके बाद मजदूर वर्ग मतलब कि लेबर क्लास की अगर बात करें तो शहरों में कारखानों में काम करने वाले लेबर क्लास, उनकी मेहनत और से उत्पादन बढ़ा और शहरों की आर्थिक ढांचा मजबूत हुई। हालांकि उन्हें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। इस प्रकार व्यापारी, मध्यम वर्ग और मजदूर तीनों ने मिलकर शहरीकरण को गति दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक औपनिवेशिक शहर के रूप में बम्बई शहर के विकास की समीक्षा करें। मतलब कि पहले तो अंग्रेजों का शासन था मुंबई या फिर पूरे देश में, तो औपनिवेशिक शहर बोल सकते हैं उसको, मतलब कि हमारे ऊपर लंदन या फिर इंग्लैंड का शासन था, तो औपनिवेश हो गया। तो बम्बई शहर का विकास औपनिवेशिक शासन के दौरान तेजी से हुआ, मतलब कि जब इंग्लैंड वाले हम पर शासन करते थे उस समय बहुत तेजी से हुआ। अंग्रेज ने इसे व्यापार और उद्योग का बड़ा केंद्र बनाया। 19वीं शताब्दी में यहाँ कपड़ा उद्योग विकसित हुआ और जिससे मजदूरों को आकर्षित हुआ, मतलब कि कपड़ा का उद्योग लगाया गया तो मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए आए। बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बना, मतलब कि बम्बई में एक बंदरगाह भी बनाया गया जहाँ से कपास और अन्य वस्तुएं विदेशों में निर्यात किया जाता था, मतलब भेजा जाता था। रेल मार्गों के विस्तार, इसके
महत्व को और बढ़ाया। शहर में व्यापारी और पूंजीपति वर्ग उभरा, जबकि मजदूर वर्ग की बस्तियां स्लम क्षेत्रों में बस गई। मतलब कि मजदूरों का जो बस्ती थी उस स्लम क्षेत्रों में बन गई, मतलब कि छोटे से जगह में ज्यादा लोग रहते थे, उसी को स्लम कहा जाता है। साथ ही शिक्षा, संस्कृति और राजनीतिक गतिविधियों का भी विकास हुआ। इस प्रकार बम्बई न केवल औद्योगिक बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उपनिवेश काल का प्रमुख शहर बना। तो आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो अगला आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।